जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा की डेट अब आपकी बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद जरूर से करते रहिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और तैयारी करते हैं एक नए जंग की। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, वो भी आंसर के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो चीज़ें आपको याद ना हो उसको नोट करके याद जरूर से करते चलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आप सभी को कवर करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आर्मी में ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं और ये क्वेश्चन आर्मी में बार बार देखने को मिले हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको जरूर से कवर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था। स्नानागार के बारे में आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में यह स्नानागार कहाँ पाया गया था, तो सही आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो में दोस्तों यह पाया गया था। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड एक चीज याद रख लेना, इसका अर्थ आपसे पूछता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। इसको दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है, इसका अर्थ है मोहनजोदाड़ो का। और मैं बात करूं कि मोहनजोदाड़ो से और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यहाँ से पूछी जाती है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों यहीं से मिली थी, मोहनजोदाड़ो से ही। ये भी क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। दूसरी बात आपसे पूछता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाने के पात्र कहाँ से मिले थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के पात्र, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के पात्र दोस्तों यहाँ से मिले थे। कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, ये जरूर से आपको याद रख लेना है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, लोथल से क्या पूछा जाता है दोस्तों, लोथल से पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछेगा या फिर पतन नगर पूछेगा। तो याद रख लेना, या पतन नगर की बात करें या बंदरगाह की बात करें तो लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लोथल कहाँ पर पड़ता है, तो लोथल आपका दोस्तों गुजरात में पड़ता है, जरूर से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जो भी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ उसको नोट जरूर से करते चलिएगा और याद जरूर से करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से दोस्तों कपिल देव को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन कर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 आपका, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 22 गज होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे 22 कदम नाप के और उसके बाद स्टंप गाड़ते हैं। तो स्टंप दोस्तों 22 कदम पे इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसकी दोस्तों 22 गज अंदाजा दूरी मापी जाती है। कितनी होती है? 22 गज होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है और इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। इन सभी वीडियो में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ और इसीलिए क्वेश्चन का आंसर साथ ही साथ आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, जीवी मावलंकर की बात करूं तो ये कौन थे, तो जीवी मावलंकर के बारे में मैंने कई बार आपको बताया था। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
ठीक है, जरूर से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 है और इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो मानस बाघ अभ्यारण्य आपका असम में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों, असम में है। चलिए अगला है दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर से याद रख लेना है। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रावी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है दोस्तों, रावी नदी पर, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन के आया और हैदराबाद के बारे में ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। तो देखिए 1942 की बात करूँ, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, नाम था विंस्टन चर्चिल, और इन्हीं के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और क्रिप्स मिशन दोस्तों एक फेल हो गया था। इसी को दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आपसे पूछेगा पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किसको कहा था, तो दोस्तों इसी क्रिप्स मिशन को कहा था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कई बार क्वेश्चन बता चुका हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन दोस्तों जो सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। उसके बाद संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उस समय वोट पड़े और वोट के माध्यम से दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी आपको याद रख लेना है। संविधान सभा क्यों आई थी, तो संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था कि संविधान सभा के जो व्यक्ति थे वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करते, और इसीलिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन डी है, लेकिन इसको गलत कर लीजिएगा, ऑप्शन डी सही नहीं होगा। संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा गया है, यानी किसको कहा गया है, प्रियम्बल को। किसको कहा गया है, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा गया है। मैं इसको गलत क्यों बताया ऑप्शन को, एक चीज आप याद रखिएगा, यदि आपसे कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आपका डी राइट होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन यदि आपसे केवल इतना पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को आपको सही करना है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दोस्तों इनके जो विवाद होते हैं उसको सुलझाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। फटाफट रिवीजन आप सभी का मैं करा रहा हूं, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है। तो आपको सभी को पता है, मान लीजिए ये है, तो ये वाला किनारा आपसे पूछ रहा है। तो सबसे दक्षिणतम किनारा दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर यदि इंदिरा पॉइंट की जगह दोस्तों कन्याकुमारी दिया होता, याद रखिएगा, यदि जगह की यहाँ पर कन्याकुमारी दिया होता तो कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों इंदिरा कोल है। ठीक है, उत्तरी कौन सा बिंदु है, इंदिरा कोल है। अब ये कौन सा बिंदु है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, हम लोग बोलते हैं गुहार मोती गुजरात। ठीक है, गुहार मोती गुजरात, पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती गुजरात कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु, तो ये वाला बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि भारत का शून्य बिंदु कौन सा है, तो भारत का शून्य बिंदु नोट कर लीजिएगा, नागपुर महाराष्ट्र को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, नागपुर महाराष्ट्र को कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। तो लोहा हो जाता है, निकिल हो जाता है, कोबाल्ट हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम को दोस्तों
चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कौन सा नियम दो विद्युत आवेश हो यो के बीच लगने वाला बल से संबंधित है? कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों, कूलाम का नियम इसको हम लोग कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, जिस ताप पर कोई द्रव उसमें पाकर वाष्प में बदल जाती है तो क्या कहलाती है? अभी मैंने कल भी ये क्वेश्चन आप सभी को करवाया था, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन मैं लेकर आया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट करा रहा हूँ। आपको याद रख लेना है, जिस ताप पर कोई भी द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो उसको दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, तुजु दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तुजु दर्रा के बारे में पूछता है। तो तुजु दर्रा दोस्तों भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। और मैं बात करूँ कि सरदार की उपाधि किसने दी थी इन्हें, तो आप सभी को मैंने बताया था, बारडोली सत्याग्रह की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए और एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। डेट याद रख लीजिएगा, 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मेघदूत किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेघदूत दोस्तों कालिदास की रचना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक और इससे रिलेटेड पंचतंत्र याद रख लीजिएगा। आपसे पूछेगा पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध सभी को पता है 1540 ईस्वी में हुआ था। आप सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कन्नौज का युद्ध किनके बीच में हुआ था। यदि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं टीए आर्मी एग्जाम की, तो इसका आंसर आप जरूर से दे देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु भार दोस्तों 12 होता है, सभी को पता है। कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उधर्व पातक पदार्थ है? निम्न में से कौन सा उधर्व पातक पदार्थ है? तो कपूर भी दोस्तों उधर्व पातक है, नेफ्थलीन भी उधर्व पातक है और अमोनियम क्लोराइड भी उधर्व पातक है। यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन से पहले हुई थी। ये बंगाल विभाजन के बाद। नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको याद रहें। जब आप दोस्तों पॉइंट के थ्रू चीज़ें याद रखेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। देखिए मैंने बोला बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था, सभी को पता है। और इसी के बाद दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इसीलिए याद रख लीजिएगा कि बंगाल के विभाजन के बाद दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी कोशिका, इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, इंपोर्टेंट है, स्पर्मालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मालॉजी में दोस्तों हम सीड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सीड यानी बीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस भौतिक राशि का आपको भार देखने को मिले और दिशा देखने को मिले, उसे दोस्तों हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसका ना देखने को मिले अदिश राशि। तो यहाँ पर दोस्तों वेग, संवेग और त्वरण तीनों ही दोस्तों सदिश राशि में है, क्योंकि इनका दोस्तों भार देखने को मिलेगा, इनको आपको दिशा देखने को मिलेगा। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान एक अदिश राशि में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, आप सभी भार नहीं देखने को मिलेगा। यदि भार देखने को मिलेगा तो दिशा नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि का किसका उपनाम है? हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है? तो याद रख लीजिएगा फिनलैंड है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए नोट करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कई बार बता चुका हूँ, यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का है और इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक जरूर से करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा, भारत में सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? तो भारत में सबसे दक्षिण की बात करूं तो वैगई नदी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है, तो गोदावरी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक दोस्तों अशोक घोष को कहा जाता है और इम्पोर्टेंट पुस्तक है, याद जरूर से रखिएगा। चलिए 37 है, किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन के आया है, तो याद रख लीजिएगा, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुष्ठ रोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है? तो भारत की जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, आपसे 8वीं अनुसूची पूछेगा तो 8वीं अनुसूची याद रख लीजिएगा, भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए एक और पूछता है दोस्तों, एक और पूछता है, नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा दल बदल कानून, दल बदल कानून किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल कानून नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपकी अनुसूची 11 में दिया गया है। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में दल बदल कानून को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप सभी, लुसानी स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप, तो राइडर कप दोस्तों गोल्फ से रिलेटेड है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने सभी को बताया था कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर एक तरीके से खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है? ये एक बार मैंने और आप सभी को कराया था, जिसने भी याद नहीं किया होगा एक बार फिर से याद कर लेना कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये कानपुर में है और कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी CO2 का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आप सभी का, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी विटामिन हैं, इनके दोस्तों रासायनिक नाम, ठीक है, इनके रासायनिक नाम और इनसे होने वाली बीमारी, ये जरूर आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा 15 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ओपेक का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा मरियाना खाई कहाँ पर स्थित है? तो मरियाना खाई दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? ISI
सभी ने पढ़ा होगा। ISI कहाँ की है दोस्तों? पाकिस्तान की है। सबको पता है, आपने आसानी से आंसर भी दे दिया होगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, खसरा निम्न संक्रमण के कारण होता है। खसरा ना ही कवक के कारण होता है, ना ही प्रोटोजोआ, ना ही जीवाणु। खसरा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, यानी एक तरीके से वायरस है। आप यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को खसरा हो और उसके आसपास बैठेंगे या फिर उसके संपर्क में ज़्यादा रहेंगे तो ये वायरस फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आप सभी का HW है। तिलपाड़ा नगर कहाँ की एक प्रमुख नहर है? इम्पोर्टेंट है, जरूर से आपको बताना है तिलपाड़ा नहर कहाँ की एक प्रमुख नहर है। और वीडियो आपने लास्ट तक देखी है उसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दिया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी उसका आंसर जरूर से देंगे। वीडियो लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।